अभी हम लोग देखेंगे वेस्टिबुलर या वेस्टिबुलर स्वानोमा भी कह सकते हैं या एकॉस्टिक न्यूरोमा। एकॉस्टिक न्यूरोमा जो है एक ट्यूमर है। एकॉस्टिक न्यूरोमा स्लो प्रोग्रेसिव नॉन कैंसरस ट्यूमर arising from the vestibular nerves। हमको पता है पहले से कि वेस्टिबुलर नर्व्स कहाँ होते हैं। तो वेस्टिबुलर नर्व्स फ्रॉम ब्रेन टू द इनर ईयर। इनर ईयर्स और ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन है वो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व्स के जरिए है। तो ये जो ट्यूमर्स बन रहा है वो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व्स में ही है। इसमें है ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्वान सेल arising the ट्यूमर। जो स्वान सेल है उसका ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। बहुत सारे कारण सब देखेंगे हम लोग, कारण भी है कुछ जिसकी वजह से होता है और वो एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। स्लो प्रोग्रेसिव नॉन कैंसरस ट्यूमर। ये ट्यूमर स्लो प्रोग्रेसिव है और नॉन कैंसरस होता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये ट्यूमर होने से क्या प्रॉब्लम कहता है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हियरिंग लॉस, ग्रेजुअल हियरिंग लॉस। जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ता है और जैसे जैसे कंप्रेस होता है तो हियरिंग लॉस उस तरह से चला जाता है धीरे धीरे। तो स्लो जो प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है, धीरे धीरे हियरिंग लॉस हो रहा है। सेकंड, हम लोग को पहले से पता है कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स का दो काम है। पहला है कि बैलेंस ऑफ द बॉडी और दूसरा है हियरिंग। तो यहाँ पर जो ट्यूमर बन रहा है इससे दोनों चीज जाएगा, इसलिए कि बैलेंस ऑफ द बॉडी भी गड़बड़ होगा और दूसरा हियरिंग भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली लॉस ऑफ हियरिंग और सेकंड है कि डिजीनेस या कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द बॉडी या फिर डिजीनेस या वर्टाइगो जो कहते हैं वो चीज होने लगता है इस ट्यूमर की वजह से। तो ये सिम्टम है जो कभी भी ट्यूमर यहाँ पर बनता है तो ये डिपेंड करता है कि उस ट्यूमर का साइज क्या है, इस पर उसकी सिवियरिटी डिपेंड करता है कि कितना सीवियर होगा और कितना ज़्यादा परेशानी इसको करवा सकता है। वो ट्यूमर के साइज पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज है। तो यहाँ पर जैसा कि पिक्चर में हम दिखाए हैं तुम लोगों को कि वेस्टिबुलर जो है, वेस्टिबुल्स है, कॉक्लिया है दिख रहा है और दूसरा ब्रेन से जो दिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो नर्व्स जा रहा है वेस्टिब्यूल से जो लिया वो वेस्टिबुलर नर्व्स हुआ और कॉक्लिया से जो नर्व्स ले रहा है वो कॉक्लियर नर्व्स है। दोनों आगे जाकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स 8 क्रेनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं कि ब्रेन से निकल रहा है। दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या और भी कोई प्रॉब्लम करवाता है? तो कहता है कि प्रॉब्लम और भी हो सकता है। यहाँ बगल्स में एक तुम लोगों को दिख रहा होगा पिक्चर में फेशियल नर्व्स है, इसी एरिया से गुजरता है फेशियल नर्व्स। तो फेशियल नर्व पर भी जैसे जैसे साइज ट्यूमर का बड़ा होता है तो फेशियल नर्व पर भी कंप्रेशन होने लगता है। ऑलरेडी ट्यूमर तो जो नर्व्स है जो हियरिंग और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें ट्यूमर हो चुका है और वो कहता है कि ट्यूमर धीरे धीरे दूसरे भी जो वहां पर वाइटल स्ट्रक्चर है उस पर भी वो दबाव डाल सकता है। तो पहला देखते हैं कि सबसे पहला जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो फेशियल नर्व इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर यूनिलैटरल एसिमेट्रिकल्स कहता है कि एक साइड में, मतलब राइट हो या लेफ्ट हो, किसी एक तरफ जो हो रहा है स्वानोमा बना है, एकॉस्टिक न्यूरोमा जो बन रहा है वो एक तरफ के ईयर में हियरिंग लॉस करवा रहा है, दूसरे कहता है कि सेम साइड पे उसी साइड पर हमारा फेशियल वीकनेस भी हो रहा है। फेशियल नर्व पर दबाव पड़ने की वजह से फेशियल नर्व्स जो हैं या राइट हो या लेफ्ट हो उसमें वीकनेस, नम्बनेस, ये जो सिम्टम है कंप्रेशन की वजह से फेशियल नर्व पर कंप्रेशन की वजह से आ रहा है। तो पहला कहता है कि इंपॉर्टेंट ये हुआ कि ब्रेन से ही जो निकल रहा है, ब्रेन के आसपास, ब्रेन और मिडिल ईयर का बहुत एरिया बहुत ही नजदीक है, एक दूसरे के जस्ट बगल में है। तो कहता है कि जैसे जैसे ट्यूमर बड़ा होगा तो वो उसका असर करता है ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है, ब्रेन के ऊपर भी कंप्रेशन करवा सकता है ये
ट्यूमर के साइज पर निर्भर करता है कि वो साइज कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग पहला देखें कि एकॉस्टिक न्यूरोमा इज ए ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर, स्लो प्रोग्रेसिव ट्यूमर। दूसरी बात यह है कि arising from the vestibulocochlear nerves। वेस्टिबुलो क्यों हो रहा है? ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्वान सेल। स्वान सेल क्या है? एक कवरिंग ऑफ द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का एक कवरिंग है, एक इंसुलेटर है जहां पर वो रहता है, वहीं से इसका प्रोडक्शन अधिक होने की वजह से एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि क्या कारण किस वजह से होता है। तो सबसे पहला कहता है कि ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, कि अगर किसी पहले से किसी को परिवार में है तो वो कारण बन सकता है हेरिडिटरी। दूसरा कारण कहता है कि ट्यूमर बनने का एक NF2 टाइप कहते हैं, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2, एक बीमारी है जो नर्व सेल्स में ही बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूमर्स शरीर के ऊपर बनना शुरू होता है। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहता है कि बॉडी के बहुत हिस्से पर बन सकता है, बहुत सारे जगहों पर बन सकता है, लेकिन यही जो ट्यूमर सेल्स हैं वो कहता है कि बॉडी के अंदर, जो ब्रेन के अंदर भी जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व्स है वहां भी बना सकता है। लेकिन ये रेयर कंडीशन है, कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर है। इसमें कहता है कि कम 2-3% ही केसेस ऐसे हैं जो देखा जाता है कि इस तरह के एकॉस्टिक न्यूरोमा होते हैं, तो बहुत ही रेयर है। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस भी रेयर है, लेकिन बहुत सारे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में कोई जरूरी नहीं है कि एकॉस्टिक न्यूरोमा हो जाए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, पूरी लाइफ लॉन्ग भी जीता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि कारण है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, जो कि यहाँ पर एकॉस्टिक न्यूरोमा का कारण बन सकता है। पहला देखिए हेरिडिटरी, और दूसरा कहता है कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। और एक्चुअली देखा जाए साइंटिफिक रीजन से, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अननोन कॉज है, किसमें इसका कोई एग्जैक्टली काम बता नहीं सकते हैं कि क्यों होता है। बहुत सारे लोगों में देखा गया कि हेरिडिटरी भी नहीं है, एकॉस्टिक न्यूरोमा भी नहीं है, लेकिन वैसे केसेस में भी है जो कि कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है और दूसरा कोई हिस्ट्री, उसके बावजूद भी यहाँ पर ट्यूमर बना है। एकॉस्टिक न्यूरोमा को कहता है कि ये कारण हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस को डायग्नोस हम लोग करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ वही न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के केस में सिर्फ एकॉस्टिक न्यूरोमा ही डेवलप हो और कहीं बॉडी पर ना बने, तो ऐसा नहीं है। बॉडी के और भी हिस्से पर हम लोग उसको चेक करते हैं कि और कहीं पर हैंड पर, बॉडी के ट्रंक पर, बैक साइड में, लोअर लिम्ब में, ये सभी जगह पर अगर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का केस है तो यहाँ भी छोटे छोटे ट्यूमर्स बॉडी के ऊपर बन सकता है। दूसरी बात है कि क्या सिम्टम, अगर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बन जाए तो क्या सिम्टम लेकर के पेशेंट आता है। तो सबसे पहला कहता है कि हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस लेकर के आता है, माइल्ड हियरिंग लॉस या फिर ग्रेजुअल हियरिंग लॉस लेकर के, पहले से अब मेरा आवाज में यूनिलैटरल, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूनिलैटरल, एक साइड हो रहा है, राइट इन्वॉल्वमेंट है तो राइट साइड का, और लेफ्ट इन्वॉल्वमेंट है तो लेफ्ट साइड का। दूसरी बात कहता है, दूसरा कंप्लेंट होता है कि डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस, कहता है डिजीनेस, चक्कर, वर्टाइगो भी आ रहा है साथ साथ में। अभी हम लोग पहले मेनियर्स डिजीज में पढ़े थे तो ऐसा ही कुछ सिम्टम उससे भी मिल रहा था। मेनियर्स डिजीज में भी देख रहे थे कि हियरिंग लॉस, रिंगिंग साउंड्स और वर्टाइगो, ये 3 चीज था। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि वही चीज है, यहाँ भी रिंगिंग साउंड्स जो कहते हैं, टिनिटस कहते हैं, यहाँ पे टिनिटस आने लगता है। तो ये सब सिम्टम आ रहा है। हेडेक, साथ साथ हेडेक भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो सिम्टम देख रहे हैं मेनियर्स डिजीज से मिलता जुलता है। तो फिर कैसे डायग्नोज करें कि ये एकॉस्टिक न्यूरोमा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कहता है कि अगर एकॉस्टिक न्यूरोमा है तो कहता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो टाइम है, डिफिकल्ट टू डायग्नोज एकॉस्टिक न्यूरोमा। पहले तो अगर किसी तरह का ये प्रॉब्लम लेकर के आता है
तो हमने कहा था कि मेनियर्स डिजीज में जो जो टेस्ट हैं, टेस्ट के जरिए हम लोग कंफर्म करते हैं, जैसे रोटरी कहे थे, वैम्प कहे थे हम लोग। तो ये सब जो टेस्ट है, निस्टेगमोग्राफी कहते हैं या इलेक्ट्रोनिस्टेगमोग्राफी करते हैं, ये सब से हम लोग को मेनियर्स डिजीज डायग्नोस होता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि डायग्नोसिस वो सब चीजों से डायग्नोसिस नहीं होगा, इसलिए कि वो मेनियर्स डिजीज नहीं था, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ नहीं था। यहाँ पर कहता है कि ये जगह अलग जगह है, जो ब्रेन और इनर ईयर के बीच का जगह है, वहां पर ट्यूमर का डेवलपमेंट हो रहा है, ट्यूमर बन रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो सिम्टम तो मिल रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो अलग है, वो कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये इससे रिलेटेड चीज है। तो यहाँ पर हम लोग फिर आते हैं बात, जो सिम्टम है सिमिलर है, मेनियर्स डिजीज से ही सिमिलर मिलता जुलता है, जो कि हमने देखा है, ग्रेजुअल हियरिंग लॉस, दूसरा डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस या फिर डिजीनेस या टिनिटस, हेडेक। तो हेडेक वहां भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है। अब सवाल होता है कि क्या कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन के जरिए डायग्नोज करें कि वो मेनियर्स डिजीज है या फिर एकॉस्टिक न्यूरोमा है। तो कहता है कि अगर मेनियर्स डिजीज का डायग्नोसिस हमने जैसे ऑडियोमेट्री भी करवाया था, तो उसमें देखते हैं कि कितना लॉस ऑफ हियरिंग है और किस तरह के नेचर। हमने ऑडियोमेट्री के जरिए ये पता किया था कि किस तरह का हियरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, नर्व से हियरिंग लॉस है, या फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो दोनों से पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये सेंसरी न्यूरल है, कंडक्टिव नहीं है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में हमने कहा था कि कोई कंडक्शन में प्रॉब्लम, या तो ऑसिकल्स में प्रॉब्लम हो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम हो, ये सब अगर जगह पर है तो वो कंडक्टिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर नॉर्मल ईयर एग्जामिनेशन भी करते हैं तो नॉर्मल एग्जामिनेशन आता है, ईयर जो नॉर्मल दिखता है, कहीं कुछ नहीं है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल है, ऑसिकल्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि अस्कल के अंदर हो रहा है, इनर ईयर की बात कर रहे हैं। तो इनर ईयर जो है और ब्रेन के बीच का जो हिस्सा है, वहां पर प्रॉब्लम, एक ट्यूमर बना है। तो ये जो ट्यूमर है, तो इसको पता करने के लिए कहता है कि ये नॉर्मल जो ईयर चेकअप है उसमें नहीं आता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हम लोग तो ऑडियोमेट्री कराते ही हैं, निस्टेगमोग्राफी भी करवाते हैं, इसलिए कि हमको अभी पता नहीं है कि एकॉस्टिक न्यूरोमा है या मेनियर्स डिजीज है, लेकिन सिम्टम तो उसी तरह का लेकर के आया है। इसलिए हम लोग सबसे पहला ये सब फर्स्ट लाइन ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो कराते हैं। कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है, बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द मिडिल ईयर, तो ये भी हम लोग रूल आउट करते हैं। तो पहला तो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ से हम लोग देखते हैं कि उसका ब्लड चेकअप जो है वो कराते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, ब्लड शुगर, एलएफटी, केएफटी, ये सब जो है, जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो होना चाहिए। दूसरा कहता है कि जो ईयर के लिए है पर्टिकुलर, जो हम लोग देते हैं, तो निस्टेगमोग्राफी या इलेक्ट्रोनिस्टेगमोग्राफी, और ये फिर वैम टेस्ट या रोटरी चेयर टेस्ट, जिससे कि हम लोग अगर मेनियर्स डिजीज है तो हम उसको भी डायग्नोज साथ साथ कर सकते हैं। हमको ये अभी पता नहीं है, हम लोग उस लाइन पर देख रहे हैं कि दोनों या तो मेनियर्स होगा ये सिम्टम में, या फिर एकॉस्टिक न्यूरोमा होगा, अभी हमको पता नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसे टेस्ट को लेकर चलते हैं जिससे कि हमको दोनों को डिफरेंशिएट करने में आसान हो। अगर उधर से कोई मिलता है, पॉजिटिव साइन मिलता है, तो हम लोग मेनियर्स डिजीज की तरफ जाते हैं, और अगर लगता है कि सब उधर से नॉर्मल आ रहा है तो हम लोग सोचने के लिए विवश होते हैं कि एकॉस्टिक न्यूरोमा है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं कि मेनियर्स डिजीज और को साथ साथ लेके चल रहे हैं, और एकॉस्टिक न्यूरोमा को। तब हम लोग देखते हैं कि जब एकॉस्टिक न्यूरोमा का केस है तो ये सब जो टेस्ट है वो सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे थे कि हियरिंग लॉस जो हो रहा है कंप्रेशन की वजह से हो रहा है। दूसरा कहता है कि यहाँ पर जो डिजीनेस हो रहा है कंप्रेशन की वजह से, इसलिए कि जो वेस्टिबुलर नर्व है उस पर दबाव की वजह से हो रहा है। तो अब हम लोग ये देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में कि देखें कि ब्लड टेस्ट, एलएफटी, केएफटी, दूसरा निस्टेगमोग्राफी, तीसरा ऑडियोग्राम, और
नेक्स्ट अब हम लोग अगर ये सब नॉर्मल अगर आ रहा है और ऑडियोमेट्री कह रहा है, जो ऑडियोग्राम है वो कह रहा है कि वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि एक एमआरआई के लिए हम लोग कराना, इसलिए कि हमको लग रहा है कि पॉसिबल कुछ और हो सकता है, तो फिर कहता है इन्वेस्टिगेशन गो फॉर एमआरआई। अगर एमआरआई करवाते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि राइट ईयर जो अगर जो ईयर इन्वॉल्व है वहां पर कोई ट्यूमर लीजन है, ट्यूमर बना हुआ है और उसके साइज का भी पता चल जाता है। दूसरा सिम्टम